स्वागत दोस्तों बिग ब्रेकिंग न्यूज़ अपडेट के साथ आपके सामने मौजूद, जहां पर चलेंगे सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के अंदर मंगेश यादव एनकाउंटर मामले को लेकर योगी सरकार को घेरा है। दोस्तों बताएंगे आपको राहुल गांधी के बाद पूरे मामले पर विपक्ष भी जबरदस्त तरीके से हमलावर हो गया, बताएंगे और क्या कुछ कहा गया। दोस्तों वहीं पर अखिलेश यादव करेंगे कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार, बताएंगे हरियाणा के अंदर बदलने वाले हैं समीकरण। दोस्तों और किसानों के संकट के बीच महाराष्ट्र में बीजेपी के नेता का वीडियो हो गया है वायरल, बताएंगे क्या है पूरा मामला। दोस्तों इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में आपस में कलेश देखने को मिला है। दोस्तों भरे मंच से एक दूसरे को खड़ी खोटी सुनाने लगे हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला और उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को लेकर और क्या बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इसी के साथ में हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का अलायंस होगा या नहीं होगा। दोस्तों शासक कंगना रनावत को लगा है तगड़ा झटका और बीजेपी के कमल चुनाव चिन्ह पर रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई थी, बताएंगे कोर्ट की ओर से क्या आदेश सामने आया है। दोस्तों इसी के साथ में भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता पर गैंग रेप करने के गंभीर आरोप लगे हैं, बताएंगे क्या है पूरा मामला। एफआईआर भी दर्ज की गई है दोस्तों और लालू यादव तेजस्वी यादव के खिलाफ क्या बिहार के चुनाव से पहले कार्रवाई करने की कोशिश की जा रही है। इसी के साथ में भाजपा शासित राज्य के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया है। दोस्तों बताएंगे कौन से राज्य को लेकर ये बड़ी अपडेट सामने आ रही है। दोस्तों एक एक करके चलेंगे, सिलसिलेवार तरीके से सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि मंगेश यादव को न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी की ओर से मांग जो की गई है एकदम सही की गई है और पूरे मामले पर जांच पड़ताल की जानी चाहिए और सच्चाई सबके सामने आनी चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में उत्तर प्रदेश मांगे न्याय जरूर लिखिएगा। दोस्तों चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर मंगेश यादव की संदिग्ध हालत में हुए एनकाउंटर के मामले को लेकर परिजनों की ओर से कई सारे गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। दोस्तों कई सारे तस्वीरें सामने आ रही है जिसे लेकर पूरे एसआईटी टीम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। समाजवादी पार्टी का पूरा प्रतिनिधिमंडल पहुंचा था उनके परिजनों से मुलाकात करने के लिए। दोस्तों परिजनों ने दावा किया है कि घर से लेकर गए थे और उसके बाद एनकाउंटर कर दिया गया। इस पूरे मामले पर अब राहुल गांधी की ओर से भी मजबूती से आवाज उठाई गई है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में कानून और संविधान की धज्जियां वही उड़ा रहे हैं जिनके ऊपर पालन करने का जिम्मेदारी है। सुल्तानपुर में हुए मंगेश यादव के एनकाउंटर ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी रूल ऑफ लॉ पर विश्वास नहीं करती है, यानी न्याय के शासन पर विश्वास नहीं करती है, कानून के राज पर विश्वास नहीं करती है। मंगेश के परिवार के आंसू पूरे देश से सवाल पूछ रहे हैं, कौन जिएगा और कौन नहीं, इसका फैसला अदालत करेगी या पुलिस करेगा। साथ एसटीएफ जैसी प्रोफेशनल फोर्स को भारतीय जनता पार्टी सरकार में आपराधिक गिरोह की तरह चलाया जा रहा है, जिस पर केंद्र सरकार की चुप्पी इस ठोको नीति पर स्पष्ट सहमति है। यूपी एसटीएफ के दर्जन एनकाउंटरों पर लगातार सवाल खड़े हुए हैं, सवालों के घेरे में है क्या आज तक उनमें से किसी भी अधिकारी पर कोई कार्रवाई हुई है, ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा। आगे उन्होंने लिखा कि आखिर कौन उन्हें बचा रहा है और क्यों बचा रहा है। इसके बाद कैमरों के आगे संविधान को माथे में लगाना सिर्फ ढोंग है, जब आपकी सरकारें ही उनकी खुलेआम धज्जियां उड़ा रही है। उत्तर प्रदेश में हुए सभी संदिग्ध एनकाउंटर्स की निष्पक्ष जांच करके इंसाफ दिया जाना चाहिए और वर्दी पर लगी खून के छींटों को साफ किया जाना चाहिए, तो अपनी राय जो लिखा जाएगा। दोस्तों राहुल गांधी की ओर से जांच की मांग की गई है। अगर आप भी मानते हैं कि मंगेश यादव एनकाउंटर के प्रकरण के मामले को लेकर जांच की जानी चाहिए, वरना कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाने के लिए विपक्षी दलों को आगे बढ़ना चाहिए, तो अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर देश भर के अंदर अगर कोई सबसे ज्यादा मजबूत गठबंधन है तो वो कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी के दोस्ती के कारण ही उत्तर प्रदेश के अंदर समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने सबसे ज्यादा सीटें जीती है और ऐसे में अब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हरियाणा के अंदर इंडिया गठबंधन के लिए कैंपेन करते नजर आएंगे। दोस्तों अब जो जानकारी मीडिया में दी जा रही है उसके अनुसार समाजवादी पार्टी को 1 से 2 सीटें अहिरवाल बेल्ट के अंदर मिलेगी और आईटी सेल के लिए तगड़ा झटका है। आपको बता दें कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा को मुख्यमंत्री बनाने के लिए सारे बड़े नेता जुट गए हैं। अगर आप भी मानते हैं कि हरियाणा में आप परिवर्तन होने वाला, अखिलेश यादव का समर्थन इंडिया गठबंधन को मिल रहा है, इससे सत्ता परिवर्तन करने के प्रयासों को 4 चांद लगने वाले हैं, तो अपनी राय जरूरी का बताएगा। दोस्तों इसी के साथ में किसानों के संकट के बीच में महाराष्ट्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के विधायक का डांस वायरल हो गया है। दोस्तों महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी जिले के गंगापुर सीट से भारतीय जनता पार्टी विधायक प्रशांत बंब का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें अभिनेता अमिताभ बच्चन के लोकप्रिय गाने खई के पान बनारस वाला पर डांस करता हुआ नजर आ रहा है। दोस्तों यानी महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र के कुछ हिस्सों के अंदर किसानों की फसलों के बर्बाद होने की जानकारी सामने आई थी, जिससे समस्या काफी ज्यादा बढ़ गई। इसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के नेता डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। दोस्तों गाना गाते हुए खुशियां जश्न मना रहे हैं। साथ साथ अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर एक और वीडियो शेयर किया। इसमें एक और अधिकारी को घूस लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। दोस्तों अखिलेश यादव ने लिखा कि जनता के दबाव में 1 लाख रुपए की घूस लेता पकड़ा गया सरकारी कर्मचारी, लेकिन बेनकाब हुई भाजपा सरकार। अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्यों कहती है कि हमने कई लखपति बनाए हैं। अब सवाल यह है कि कर्मचारियों के घर पर बुलडोजर चलेगा या किसी विशेष श्रेणी के अभय दान मिल जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों इस तरीके के अधिकारी जिसे जांच के बाद जेल के सलाखों के पीछे भेजना चाहिए, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा या फिर कुछ दिनों के अंदर ही इस तरीके के अधिकारी फिर जेल से बाहर आ जाएंगे, केवल खाना पूर्ति मात्र के लिए ऐसा किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों विनेश फोगाट अब राजनीति में उतर आई है। कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने के बाद अब लोग जननायक जनता पार्टी से सवाल पूछ रहे थे कि वो लोग पहले विनेश फोगाट को राज्यसभा का मेंबर बनाने की मांग कर रहे थे, तो अब क्या जननायक जनता पार्टी अपना कैंडिडेट वापस लेकर विनेश फोगाट को चुनाव जीतने में सहायता करेंगे? बड़ा सवाल है। दोस्तों दिग्विजय चौटाला कहते हैं कि विनेश ने इस देश के लिए बहुत संघर्ष
संघर्ष किया है, वो 2 बार मेडल जीते जीते रह गई, वो हरियाणा के लोगों की सेवा करे, उनके जीवन में नई पारी के लिए उनको बधाई देता हूं। सवाल यह है कि वो क्या अपना कैंडिडेट हटाएंगे और विनेश फोगाट को चुनाव लड़ने देंगे? ये बड़ा सवाल है दोस्तों, इस पर कोई जवाब अभी तक नहीं आया है। दिग्विजय चौटाला या फिर उप मुख्यमंत्री रह चुके दुष्यंत चौटाला की ओर से तो माना जाएगा कि उन्होंने जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को फंसाने के लिए इस तरीके का बयान दिया था कि विनेश फोगाट को राज्यसभा का मेंबर बनाना चाहिए, ताकि कांग्रेस पार्टी उनके कैंडिडेचर का ऐलान करे और इसके बाद कांग्रेस पार्टी पर सारी जिम्मेदारी आ जाए उनको राज्यसभा का सांसद बनाने के लिए। आपकी जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के आंतरिक कलेश एक बार फिर से उभरकर सामने आ गए हैं। अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के दौरान जबरदस्त तरीके का विवाद देखने को मिला। एक प्रेस वार्ता के दौरान फैजाबाद के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने कहा कि वो किसी माफिया के साथ एक मंच पर नहीं बैठ सकते हैं। एक जानकारी जो आ रही है उसके अनुसार दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के नेता शिवेंद्र सिंह की ओर इशारा करते हुए बीजेपी के पूर्व सांसद लल्लू सिंह ने टिप्पणी की है, यानी भारतीय जनता पार्टी के नेता को माफिया बताते हुए मंच से भाग खड़े हुए हैं। दोस्तों इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट में पूरी जानकारी दी गई है, इन्हें आप समझ सकते हैं। जिस अयोध्या के अंदर मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव होने वाले हैं, उस अयोध्या में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता अभियान के दौरान आपस में विवाद देखने को मिल रहा है। एक दूसरे को बीजेपी के नेता माफिया बता रहे हैं। दोस्तों आपकी जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। क्या इससे भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव में जीतने की संभावनाओं पर पानी फिर रहा है या फिर आपको कुछ और लगता है? सासा हरियाणा के अंदर चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन की बातचीत अब अस्थिर दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी ने शनिवार को चेतावनी देते हुए कहा है कि हरियाणा के अंदर किसी को भी आम आदमी पार्टी को कमतर आंकने की कोशिश नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो फिर उनको पछतावा होगा। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव संगठन संदीप पाठक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि पार्टी हरियाणा के अंदर 90 की 90 सीटों पर चुनाव जीतेगी। पीटीआई के मुताबिक पाठक ने कहा कि हम पूरी तरीके से तैयार और पार्टी के आदेश का इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही हमें जारी किया जाएगा आदेश वैसे ही कदम उठाए जाएंगे। कुल मिलाकर दोस्तों आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में हरियाणा में इलेक्शन के मद्देनजर गठबंधन बनेगा या नहीं बनेगा, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि कितनी सीटें आम आदमी पार्टी क्लेम करती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के पास अभी ना तो कोई उनका विधानसभा का मेंबर है ना लोकसभा का कोई मेंबर है। ऐसे में अगर वो चाहेंगे कि उनको दहाई के आंकड़े से ज्यादा नंबर की सीटें मिल जाए तो ऐसा ना तो संभव है ना ही प्रैक्टिकल है कांग्रेस पार्टी के लिए, क्योंकि राज्य के अंदर उनके यानी कांग्रेस पार्टी के प्रति लोगों का एक जो भाव दिखाई दे रहा है उससे लगता है कि कांग्रेस पार्टी राज्य के अंदर एक तरफा चुनाव जीत सकती है बिना किसी के सहयोग और समर्थन के। साथ साथ कंगना रनावत की फिल्म इमरजेंसी की रिलीज तिथि स्थगित कर दी गई है। दोस्तों शुक्रवार 6 तारीख को यह फिल्म रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे रिलीज नहीं किया गया है क्योंकि अभी तक सर्टिफिकेट नहीं मिला है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद की मूवी को सर्टिफिकेट नहीं मिला है। हालांकि कंगना रनावत इसके लिए भी राहुल गांधी को जिम्मेदार बता रही थी और राहुल गांधी से कहा जाता कि आप एक बार इस फिल्म को लगने दीजिए। लेकिन दोस्तों घूम फिर का सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छोटे बड़े से बड़े नेता हर चीज में राहुल गांधी को जिम्मेदार बताते हैं, जबकि राहुल गांधी ना तो सत्ता में है ना ही उनका दूर दूर तक सत्ता वाली किसी पॉलिटिकल पार्टी से लेना देना है। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा दोस्तों कि क्या कंगना रनावत को सबक सिखाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के इशारों पर ऐसा किया जा रहा है? ये बड़ा सवाल है। दोस्तों चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर हरियाणा के नूह विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के विधायक आफ्ताब अहमद ने शनिवार को कई गांवों का दौरा किया है। इस दौरान भारी संख्या में लोग उनके समर्थन में आ गए। आफ्ताब अहमद को अपना समर्थन देते हुए काफी लोगों ने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है। सलबा गांव के विधायक आफ्ताब को भारी संख्या में जन समर्थन मिला है। यहाँ पर लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया है। कुल मिलाकर दोस्तों धीरे धीरे करके अपने पार्टी का काफिला लगातार बढ़ाते चले जा रहे हैं और लगातार दौरे करते चले जा रहे हैं। साथ साथ अमित शाह ने राहुल गांधी को अपनी रैली के दौरान बयान देते हुए निशाने पर लेते हुए कहा कि राहुल गांधी आप वादा कर रहे हो कि हम धारा 370 को लेकर आएंगे और राज्य का दर्जा देंगे, लेकिन आप कहां से लेकर आओगे? आपकी तो सरकार भी नहीं है। हालांकि दोस्तों अमित शाह को यह समझना चाहिए कि सरकार उनकी भी नहीं चल रही है, सरकार एनडीए की है और एनडीए में नीतीश कुमार और टीडीपी पार्टी है। वो किसी भी वक्त पलटी मारकर राहुल गांधी और यूपीए की सरकार बना सकते हैं। इसलिए अमित शाह अगर इस अहंकार में है कि उनके पास राज्य का दर्जा देने को लेकर ताकत है और राहुल गांधी के पास नहीं है, तो ये शायद उनके लिए गफलत हो सकती है। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि किसी भी वक्त दिल्ली की राजनीति पलट सकती है, अमित शाह अभी भी अपने 10 साल पुरानी सरकार वाले मोड में है। शायद अभी तक उन्हें विश्वास नहीं हो रहा है कि उनकी सरकार नहीं है बल्कि एनडीए की सरकार राज्य में चल रही है। और राहुल गांधी से ये पूछना कि आप कहां से दोगे, शायद उनको जल्द ही जवाब भी मिल सकता है। साथ महाराष्ट्र के अंदर खाद्य एवं औषधि प्रशासन मंत्री और एनसीपी अजित पवार गुट के वरिष्ठ नेता धर्मराव बाबा अत्राम ने अहेरी विधानसभा के मतदाताओं से आग्रह किया है कि उनकी बेटी भाग्यश्री और दामाद ऋतुराज को विश्वासघात के लिए प्राणहिता नदी में फेंक दिया जाए, क्योंकि ऐसी खबर सामने आई है कि शरद पवार की पार्टी में शामिल हो सकते हैं। अत्राम ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजित पवार की उपस्थिति में विवादास्पद टिप्पणी की है। दोस्तों दोनों महायुति सरकार के मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना और अन्य कल्याण और विकास योजना को बढ़ावा देने के लिए अपनी जन सम्मान यात्रा के दौरान दिखाई दे रहे थे। यानी एक उप मुख्यमंत्री के सामने इस तरीके का विवादित बयान दिया गया है। और उससे बड़ी बात यह है दोस्तों कि आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार ने भारतीय जनता पार्टी और खासकर एनसीपी अजित पवार गुट की मुश्किलें बढ़ा दी और यही बड़ा कारण है कि इतने ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं कि अपने परिवार के लोगों के लिए भी इस तरीके का बयान दे रहे हैं। साथ साथ दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के अंदर भारतीय जनता पार्टी को कमल का इस्तेमाल करने पर रोक लगाने की मांग की गई थी। यानी भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल पर रोक लगाने की मांग की गई थी। कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के उस आदेश को बरकरार रखा जिसमें मुकदमा खारिज कर दिया गया था। पीठ ने कहा कि आप अपने लिए प्रसिद्धि चाहते हैं, याचिका देखिए आपने किस किस तरह के राहत का दावा किया है। याचिकाकर्ता विपक्ष ने दलील देते हुए
हुए कहा कि एक राजनीतिक दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार पंजीकृत दल को मिलने वाले लाभ प्राप्त करने का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि कोर्ट की ओर से इस पूरे मामले पर याचिका पर अभी सुनवाई नहीं की गई है। साथ साथ समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से बड़ी जानकारी देते हुए बताया गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता पर गैंग रेप के गंभीर आरोप लगे हैं। दोस्तों बीजेपी के नेता के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है। इस एफआईआर की कॉपी दिखाते हुए समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से लिखा गया कि यह है योगी राज और भाजपा सरकार में शर्मनाक व्यवस्था। क्या गैंग रेपिस्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के स्वजातीय है, इसलिए कोई सख्त कार्रवाई एनकाउंटर बुलडोजर नहीं हो रहा है? ये सवाल पूछा गया है। देखते हैं भाजपा सरकार की ओर से, खासकर बीजेपी के प्रवक्ता की ओर से इस पर क्या कुछ कहा जाता है। दोस्तों इसके साथ में लालू यादव और तेजस्वी यादव की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। दिल्ली की एक अदालत में पूर्व रेल मंत्री लालू यादव और उनके बेटे और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और 8 अन्य लोगों के खिलाफ कथित नौकरी के बदले जमीन घोटाले में पूरक आरोप पत्र में 13 सितंबर को संज्ञान ले सकती है। विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने ने शनिवार को मामले की सुनवाई अगले सप्ताह करने के लिए दिन तय कर दिए हैं। दोस्तों उन्होंने कहा है कि इस मामले में ईडी से कोई और स्पष्टीकरण की आवश्यकता नहीं है। कुल मिलाकर तेजस्वी यादव पूरे बिहार के दौरे पर निकलने वाले हैं दोस्तों, और उससे एन पहले इस तरीके के निर्णय लिए जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि 25 के चुनाव से पहले उनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर एक तैयारियां चल रही है। साथ साथ दोस्तों हरियाणा विधानसभा चुनाव में टिकटों को लेकर भारतीय जनता पार्टी में घमासान लगातार जारी है। बीजेपी की वरिष्ठ नेत्री सीमा गैबीपुर ने उकलाना सीट से टिकट न मिलने पर पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। उनका कहना है कि बीजेपी ने टिकट वितरण में संगठन की अनदेखी की है और बाहर से आए नेताओं को टिकट दे दिया गया, इसीलिए संगठन के लोगों ने अब बगावत करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों इसके साथ में नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए विनोद कापड़ी जो वरिष्ठ लेखक है, उन्होंने कहा कि किस तरीके की स्थिति भारत के अंदर हो गई है। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की अदूरदर्शिता और आक्रमणता, संवेदनहीनता और निकम्मेपन ने मणिपुर को तबाही तक पहुंचा दिया है। दरअसल दोस्तों एक जो जानकारी मिली उसके अनुसार पूर्व मुख्यमंत्री के घर के ऊपर रॉकेट लॉन्चर से अटैक किया गया था, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इस तरीके के अपडेट सामने आने के बाद वो भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य मणिपुर को लेकर कहीं ना कहीं काफी संवेदनशील ये मामला है। आपको बता दें कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। इसके बावजूद अगर इस तरीके का रॉकेट लॉन्चर से अटैक हो रहा है दोस्तों, इससे बड़ा संवेदनशील कोई मामला हो ही नहीं सकता। वो भी एक पूर्व मुख्यमंत्री के घर पर इस तरीके का अटैक हुआ है, 5 लोगों की मौत हो गई है। विनोद कापड़ी की ओर से जो बातें कही गई है कि नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता, अकर्मण्यता और संवेदनहीनता और निकम्मेपन ने मणिपुर को तबाही तक पहुंचा दिया। आपकी क्या राय है दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बिग ब्रेक न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर जम्मू कश्मीर के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसे लेकर राज्य में चुनाव आचार संहिता भी लागू की गई है। जम्मू कश्मीर में आचार संहिता के उल्लंघन को लेकर 9 प्राथमिकी यानी एफआईआर दर्ज की गई है। इसके तहत 5 सरकारी कर्मचारियों को निलंबित किया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय ने एक बयान में जानकारी दी है। बताया गया है कि 23 चेतावनियां जारी की गई और चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के मामले को लेकर 48 मामलों में जांच लगातार जारी है। जम्मू कश्मीर के अंदर इस पूरे मामले पर कार्रवाई की जा रही है दोस्तों, लेकिन हरियाणा के अंदर कितनी कार्रवाई की गई है इसकी भी रिपोर्ट एक आनी चाहिए। साथ साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चीफ महाराष्ट्र के इम्तियाज कहते हैं कि अगर 9 सितंबर तक महाविकास अघाड़ी गठबंधन की ओर से कोई निर्णय नहीं लिया गया कि एआईएमआईएम को साथ में लेकर चुनाव लड़ेंगे या एआईएमआईएम को अलग रखकर चुनाव लड़ेंगे, तो फिर एआईएमआईएम इस बात को लेकर फैसला लेने के लिए मुक्त है कि वो आगे क्या करेंगे। यानी महाविकास अघाड़ी गठबंधन को 9 तारीख तक का अल्टीमेटम और डेडलाइन दे दिया गया है। उससे पहले उनको तय करना पड़ेगा कि एआईएमआईएम की भूमिका इंडिया गठबंधन में क्या होगी। अगर महागठबंधन नहीं चाहेगा कि एआईएमआईएम उनके साथ में आए तो फिर वो अपना अलग रास्ता देखेंगे। 9 सितंबर तक का ये अल्टीमेटम है दोस्तों, देखते हैं किस तरीके का निर्णय महागठबंधन की ओर से लिया जाता है। जो भी जानकारी आएगी आप लगातार पहुंचाते रहेंगे। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया हैंडल ट्विटर पर जोरदार तरीके की कार्रवाई की गई है दोस्तों। कई सारे दक्षिणपंथी संगठन के सोशल मीडिया अकाउंट को उड़ा दिया गया है। इसी में साध्वी प्राची के भी ट्विटर अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। टाइम्स अलजेब्रा जो इसी तरीके से दक्षिणपंथी विचारों को प्रमोट किया करता था उसको भी सस्पेंड कर दिया गया है। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेता की ओर से पुलिस वाले के साथ धक्का मुक्की की गई है दोस्तों, और गाड़ी में बिठाने के लिए जबरदस्ती की गई है। आपको बता दें कि एक पुलिस के व्यक्ति को गाड़ी में जबरदस्ती बिठाया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा, यहां तक कि कोनी मार मार कर अंदर बिठाया जा रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप काफी शेयर किया जा रहा है। इस पर समाजवादी पार्टी मीडिया सेल की ओर से जोरदार निशाना साधते हुए लिखा गया कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के विधायक नेताओं द्वारा उनके चमचों का गुंडा राज। देखिए चंदौली में चेकिंग और चालान काटने से नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पुलिस वाले को धक्का दिया और गाड़ी में जबरन बिठाया और उसके साथ मारपीट की। उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों का गुंडा राज, जंगल राज बढ़ता जा रहा है। इनका एनकाउंटर कब होगा योगी जी? इन पर बुलडोजर कब चलेगा योगी जी? ये गंभीर सवाल है दोस्तों, क्योंकि हर छोटे मोटे मामले को लेकर भी बुलडोजर वाला न्याय निकलकर सामने आ जाता है, एनकाउंटर की खबरें सामने आ जाती है। तो फिर अब पुलिस वाले को गाड़ी में बिठाकर ले जाया गया है दोस्तों। पूरी तरीके से खुलेआम गुंडागर्दी करने का यह मामला है। क्या बुलडोजर वाली कार्रवाई होगी आपको लगता है? लिखकर जरूर बताएगा दोस्तों। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट काफी शेयर किया जा रहा है दोस्तों। इसमें योगी आदित्यनाथ के कार्रवाई को लेकर मीडिया वाले जो रिपोर्ट चला रहे हैं उसमें लिखा गया है योगी का एक्शन कसाई, यानी इस तरीके के ये जो बैनर पोस्टर डिजाइन किए जा रहे हैं दोस्तों, इसे लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। आपको बता दें इससे पहले यादव समाज को लेकर भी यादव शब्द का गलत इस्तेमाल करते हुए मीडिया के अंदर टेम्पलेट डिजाइन किया गया, जिसका बीते दिन भी जोरदार विरोध हुआ था। इस पूरे मामले पर अब नेहा सिंह राठौर की ओर से कहा गया कि मुसलमानों को जोड़ना है और ऑपरेशन कसाई भी चलाना है। गजब टोपीबाज पार्टी है। कुल मिलाकर दोस्तों दोहरे मापदंड पर
निशाना साधते हुए उनकी ओर से ये बातें कही गई है। इसी के साथ में सफीदों से भारतीय जनता पार्टी के नेता और पूर्व मंत्री बच्चन सिंह आर्य ने भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपना इस्तीफा भी शेयर किया है। इसमें लिखा है कि मैं बच्चन सिंह आर्य विधानसभा क्षेत्र सफीदों से दिनांक 7 सितंबर को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता और प्रदेश के कार्यकारिणी से त्याग पत्र देता हूं। दोस्तों राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी प्राप्त करने के लिए एकदम डेस्परेशन भारतीय जनता पार्टी में दिखाई दे रहा है, यानी उत्तेजना दिखाई दे रही है। यही बड़ा कारण है कि कई सारे राज्यसभा के बीजेडी के नेता भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइनिंग कर चुके हैं। एनडीए गठबंधन के पास 6 नामांकित सदस्यों के समर्थन के साथ राज्यसभा में साधारण बहुमत है, जिससे पार्टी को वक्फ संशोधन विधेयक जैसे प्रमुख बिलों को पारित करने में मदद मिल सकती है दोस्तों। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास एकदम साधारण सी मेजोरिटी है, 113 नंबर की जरूरत है, जबकि अगर 6 नॉमिनेटेड मेंबर का भी नंबर जोड़ दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के पास कुल मिलाकर 117 के आसपास का आंकड़ा है। हालांकि दोस्तों अभी कई सारे विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, तो हर जगह समीकरण पलटेगा। महाराष्ट्र के अंदर किस तरीके की स्थिति होगी उसी से तय होगा कि राज्यसभा के अंदर मेजोरिटी किसकी होगी और कितने दिनों तक होगी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के लिए अभी स्थिति अच्छी है कि उनके पास मेजोरिटी का आंकड़ा है, लेकिन कब तक रहेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। और वैसे भी बीजेपी को टीडीपी और नीतीश कुमार का सहारा है, और सहारा इतना कमजोर है कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विश्वास नहीं है कि वो उनके साथ में खड़े रहेंगे। और वैसे भी वक्फ संशोधन विधेयक पास करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार और टीडीपी का साथ लेना ही पड़ेगा। साथ साथ दोस्तों जुलाना के अंदर विनेश फोगाट का विरोध नहीं करेंगे कांग्रेस पार्टी के नेता। आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व विधायक परविंदर सिंह ढुल, जो कई बार से लगातार टिकट की मांग कर रहे हैं, 2 बार उन्होंने टिकट की मांग की थी, उनको टिकट नहीं मिला। इस बार विनेश फोगाट को टिकट दिया गया है, तो उन्होंने कहा है कि क्योंकि विनेश फोगाट चुनाव लड़ेंगे तो वो इसका विरोध नहीं करेंगे बल्कि समर्थन करेंगे और उनको जिताने के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। ये अच्छी बात है कि कांग्रेस पार्टी सारे नेताओं को एकजुट करके हरियाणा के चुनावी मैदान में उतरी हुई है दोस्तों। साथ साथ हरियाणा विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी बड़े उलटफेर की तैयारी में है। कांग्रेस पार्टी से गठबंधन को लेकर आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सुशील गुप्ता ने चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अन्य दलों के कई असंतुष्ट वरिष्ठ नेताओं के साथ उनकी महत्वपूर्ण मुलाकात हुई है और हम सबने मिलकर फैसला किया है कि एकजुट होकर हरियाणा में बदलाव लाएंगे और एक ईमानदार सरकार का गठन करेंगे। यानी आम आदमी पार्टी उन सारे लोगों को अपने साथ में लेकर आएगी और उन सबको टिकट देगी जो अन्य पार्टियों से बगावत करेंगे। यानी कांग्रेस पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जो बागी होंगे, जिसमें ज्यादातर बीजेपी के बागी हैं, उन सबको अब आम आदमी पार्टी अपना ठिकाना देगी, जैसे पिछली बार जननायक जनता पार्टी ने किया था दोस्तों। इसी के साथ में एबीवीपी के कई सारे युवाओं ने माटी की पार्टी का दामन थामा है। यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने दावा किया है कि कई सारे एबीवीपी के लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए हैं दोस्तों। ऐसा इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी बार बार बाहर के नेताओं को लाकर अपनी पार्टी में शामिल कर रही है, तो फिर छात्र संगठन के लोगों को आगे कुछ भी विस्तार नहीं दिखाई दे रहा। उनको समझ में आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी में अगर इसी तरीके से चलता रहा और लगातार बाहर से आने वाले नेताओं को टिकट देते रहे और आगे बढ़ाते रहे तो फिर उनका कभी नंबर नहीं लगेगा। इसीलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा जैसी पार्टियों की ओर रुख कर रहे हैं। उनको उम्मीद है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनको नेतृत्व करने का मौका मिलेगा। साथ साथ दोस्तों अमित शाह कहते हैं कि हमारी पार्टी में कोई गुंडा नहीं है। सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता की ओर से तंज कसते हुए बातें कही गई और तस्वीर शेयर करते हुए लिखा गया है कि आज का सबसे बड़ा जोक यही है कि भारतीय जनता पार्टी में कोई गुंडा नहीं है। साथ साथ दोस्तों दिल्ली के व्यापारिक संगठन सीटीआई ने प्रधानमंत्री मोदी को लेटर लिखते हुए टैक्स पेयर्स की भी जातीय जनगणना कराने की मांग की है। सीटीआई के अध्यक्ष ब्रजेश गोयल ने कहा है कि इस मुद्दे को लेकर प्रधानमंत्री मोदी को हमने चिट्ठी लिखी है। सीटीआई की तरफ से सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को पत्र भेजा गया है। इसमें सीटीआई का मकसद है कि लोगों को ज्यादा पता चलना चाहिए कि अर्थव्यवस्था चलाने में किस जाति के लोगों का सबसे बड़ा योगदान है। आपका क्या मानना है दोस्तों? ये जो बातें कही जा रही है कि टैक्स देने वालों की भी जातीय जनगणना होनी चाहिए, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? साथ साथ लगभग 2.5 दशक के राज के बाद 2024 के लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेडी को तगड़ा झटका लगा था। पार्टी को चुनाव में दोनों में हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद राज्यसभा के 2 सांसदों ने पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली और अब बीजू जनता दल की ओर से डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों आपको बता दें कि बीजू जनता दल अपने पार्टी के कई सारे सांसदों और नेताओं को एकजुट करने का प्रयास कर रही है। बीजू जनता दल के नेता नवीन पटनायक की ओर से खुद मोर्चा संभाला गया। उनको पता है कि अगर उन्होंने पार्टी को कंट्रोल नहीं किया और सारे सांसदों को एकजुट नहीं किया तो भारतीय जनता पार्टी और भी कई सारे सांसदों को उनसे तोड़ देगी। अगर आप भी मानते दोस्तों कि बीजू जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी का आंख बंद करके सपोर्ट किया था, लेकिन आज उनके सारे नेताओं को तोड़ने का काम भारतीय जनता पार्टी करते हुए बताना चाह रही है कि आने वाले दिनों के अंदर अपने अभी के सहयोगियों के साथ भी बीजेपी सगा व्यवहार नहीं करेगी और उनके साथ भी हो सकता है वैसा ही बाद में व्यवहार किया जाए जैसा बीजू जनता दल के साथ आज किया जा रहा है। साथ साथ दोस्तों जम्मू कश्मीर को लेकर दावा किया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतने के लिए इस बार प्रॉक्सी का इस्तेमाल कर रही है। यानी एनसी पार्टी और पीडीपी को चुनाव हराने के लिए भारतीय जनता पार्टी कई सारे लोगों को इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट कर रही है। इसमें कई नाम उभर कर सामने आ रहे हैं। अपनी पार्टी जो सज्जाद लोन की पार्टी है उसको भारतीय जनता पार्टी का इनडायरेक्ट तरीके से सपोर्ट मिला हुआ है। इसी के साथ में इंजीनियर राशिद के नेतृत्व वाली अवामी इत्तेहाद पार्टी और गुलाम नबी आजाद वाली पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी का नाम शामिल है। चारों पार्टियों के उम्मीदवार ने लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन किया और अपनी जमानत जब्त करवा ली। इन चारों पार्टियों में एक बार फिर विधानसभा चुनावों को लेकर कई उम्मीदवारों को मैदान में उतारा गया है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर रखने वाले पूर्व रॉ के प्रमुख एएस दुल्लत को नहीं लगता कि इनमें से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 से 3 सीटें जीत पाएगी। यही वजह है कि नई दिल्ली के अंदर पिछले 1 साल से जमाते इस्लामी जम्मू कश्मीर के अलगाववादियों के साथ पर्दे के पीछे गुपचुप बातचीत की जा रही है। ये संगठन
पाकिस्तान के प्रति निष्ठा रखने के लिए जाना जाता है। सरकार ने जमात से प्रतिबंध हटाने का विचार किया था, लेकिन कथित तौर पर आरएसएस ने इसे खारिज कर दिया। इस तरीके के मीडिया में दावे चल रहे हैं दोस्तों, और प्रॉक्सी का इस्तेमाल करके सरकार बनाने की कोशिश करने वाली है। इस तरीके के कई मीडिया रिपोर्ट छप रहे हैं। आप लोगों की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। हमारे साथ लगातार जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपको चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को अपने लोग तो शेयर कीजिएगा। बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत।